उसमें भी अदानी के मुद्दे पर राहुल गांधी उद्धव ठाकरे लगातार बात कर रहे थे। शरद पवार के अदानी से अच्छे रिलेशन हैं और ये जो आपसी झगड़ा था उसी का असर आपने महाराष्ट्र में देखा। कांग्रेस की महाराष्ट्र की गलती से केजरीवाल में दिल्ली की सीख हो गई। हाँ, केजरीवाल सीख गए लेकिन कांग्रेस अब भी नहीं सीखती हुई नजर आ रही। यहाँ पर वोटर लिस्ट में डिलीशन हो रहा है, ये मुद्दा अभी चुनाव के 2 महीने पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने उठा दिया सबूत समेत। अब कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाई, यही बड़ा भाई छोटा भाई जो है बीजेपी शिवसेना में हम पहले देखते थे। तो इंडिया गठबंधन क्या केवल नरेंद्र मोदी और उनके एनडीए के खिलाफ केवल लोकसभा के लिए आपने बनाया हुआ एक गठबंधन था या वाकई आप लोग कई मुद्दों पर साथ कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस फोकल पॉइंट नहीं बन सकती? और ये महाराष्ट्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इसे इकोनॉमिक जो स्टेट है, इकोनॉमिकली वेल्दी स्टेट है, वहां पर एक कमजोर विपक्ष का मतलब है कि बीजेपी और उनके सहयोगियों को इसका बहुत फायदा होगा। नमस्कार और इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसएम ऑफिशियल के सोहित मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत। सोहित, महाराष्ट्र की राजनीति लगातार गरमाई हुई थी भी, उसके बाद नतीजा आया तो और ज्यादा गर्मा गई। और क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की एक पृष्ठभूमि 2019 के बाद ऐसी हो गई है सोहित कि जरा ऐसे लगता है कि नथिंग इज फाइनल, कभी भी कुछ भी पलट सकता है। तो अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि इसको डन चैप्टर ना समझा जाए, अभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और 5 साल में संकेत हमने यही सीखा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कोई डन चैप्टर नहीं है। आप 4 महीने पहले देखिए, अजित पवार खत्म थे, 1 सीट जीत के आए थे, अब 41 सीट जीत कर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। करेक्ट। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात तो सही है। लेकिन आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की, MVA, जिसकी उम्मीद बहुत जगी लोकसभा के चुनाव के बाद, बहुत बम्पर उनको सफलता मिली। उसके बाद उनकी उम्मीद जगी कि ये तो विधानसभा में भी ये पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो जाएगा। और अगर आप लोकसभा की जीत को विधानसभा में अगर कंपेयर करें तो दे हैड वैलिड रीजंस टू फील दिस वे ऑल्सो। लेकिन कुछ बदला, कुछ पलटा। इसमें आपके हिसाब से मेरा जो सबसे पहला सवाल है, कितनी भूमिका जो सत्ता में थे उनकी थी अपनी सत्ता बचा लेने की, और कितनी भूमिका इन लोगों की थी बहुत ज्यादा मगरूर हो जाने की या इस चीज में मगन हो जाने की कि हम तो आ ही रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, दर्शकों को संकेत सबसे पहले ये समझाना चाहिए कि 2 हफ्ते बाद भी अगर हम इस पर बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नतीजों पर, तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से 2 हफ्ते बाद भी इस पर चर्चा लगातार देश भर में जारी है। उसमें एक तो ये हुआ कि जो लैंडस्लाइड विक्ट्री आई, ये किसी ने नहीं देखा था। हमने डिकोडर के लिए जब अजित पवार का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था हमें 170 सीट आ रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा था हमें 170 सीट आ रही है। उन्होंने खुद ने कभी नहीं सोचा था 230 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपका जो सवाल है वो इसलिए वाजिब है क्योंकि महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसमें कांग्रेस जो 2019 में 1 सीट जीत पाई थी, वो 13 सीट और एक इंडिपेंडेंट 14 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। तो कांग्रेस जो 2014 तक महाराष्ट्र की सरकार के बीच में रही थी, महाराष्ट्र एक तरीके से कांग्रेस का राज्य माना जाता था। 14 के बाद चीजें बदली जरूर। 2024 में उन्हें लगा कि अब फिर से एक बार उनका समय आ गया है, और यहीं से जो है शुरुआत हुई। यहाँ पर आपको कांग्रेस बनाम उद्धव ठाकरे भी देखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के भीतर ही इतने गुट हो गए थे। एक नाना पटोले जो अध्यक्ष हैं, उनका एक अलग गुट है, एक दूसरे सीनियर नेताओं का गुट है जिन्हें माना जा रहा था कि नाना पटोले के आने की वजह से उन्हें पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। उनके बीच में आपसी टकराव चल रहे थे। इसमें हुआ ये कि ये आपस में इतने लड़ने लग गए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लग गए, एक एक सीट पर जो है झगड़ा उन लोगों के बीच में हुआ। उसका असर कार्यकर्ताओं पर पड़ा। अब ये जब हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि अभी तो नतीजे आए तभी आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये बात हम पहले भी कहते आए हैं। और कांग्रेस के आप लोगों से भी बात करेंगे तो उन्हें भी ये बात पता था, और इन्हें ऐसा लगा था कि अब तो हम जीत गए, अब कुछ नहीं बदल सकता, अब हम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई थी। ग्राउंड पर क्या हो रहा है उस पर इनका कोई ध्यान नहीं था। और इस सब के बीच में हम लगातार जो नतीजा है उसे लेकर सवाल आपके साथ भी हमने उठाए हैं और लगातार उठाते भी रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि इनके पास कोई कॉन्करेंट प्लान नहीं था। ये आपस में लड़ते रहे। वहाँ से नाना पटोले कुछ बोल देते थे, यहाँ से संजय राउत कुछ बोल देते थे। अब ये कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट लड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती। अब कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाई। यही बड़ा भाई छोटा भाई जो है बीजेपी शिवसेना में हम पहले देखते थे। तो कांग्रेस अब ज़्यादा सीट लड़ेगी। तो बीच में ये भी हो गया था कि संजय राउत ने कहा हम नाना पटोले से बात ही नहीं कर सकते हैं, आप किसी और को भेजिए। इस सब में इन्होंने इतना समय ले लिया
और इतना आपस में लड़ने लगे कि विपक्ष एक साथ आकर बीजेपी और उनके सहयोगियों को चैलेंज दे, ऐसा हो ही नहीं पाया। तो ये एक बड़ा प्रभाव रहा, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए हुआ क्या, बीजेपी, एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इनको ये तो समझ में आ गया कि मोदी और हिंदुत्व के नाम पर दाल नहीं गलने वाले। ये आप कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, और ये क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया और फडणवीस बीजेपी से, तो वो तारीफ जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ में आया कि जब तक आप लोगों के बीच में वेलफेयर स्कीम्स लेकर नहीं जाओगे तब तक तो चीजें नहीं बदलेंगी। वो लाड़की बहन स्कीम लाए, 1500 रुपया हर महीने दिए। अब आप देखिए इसमें भी अब चीजें बदलेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में 1 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, और लाड़की बहन स्कीम ये कहता है कि जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से कम है उन्हें हम 1500 रुपए देंगे, और सरकारी डेटा कहता है कि 1 करोड़ के लगभग महिलाएं हैं जो गरीब हैं। इन्होंने 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए। अब उसे शायद ये बंद कर देंगे, कई लोगों को कहेंगे कि नहीं आप इस रेंज में नहीं बैठते, लेकिन चुनावों तक उन्होंने इसे जारी रखा और उसका फायदा उन्हें हुआ। दूसरी तरफ हम जब कांग्रेस के नेताओं से बात करते थे, विपक्ष के नेताओं से बात करते थे कि आपका इसके पास काउंटर क्या है, तो उनके पास पहले तो काउंटर था नहीं। पहले उन्होंने कहा कि सरकारी तिजोरी पर असर पड़ेगा, फिर उन्होंने कहा कि 1500 का हम 3000 कर देंगे। तो इसमें भी जो समय गया, और ये आपसी जो लड़ाई थी वो महाविकास आघाड़ी के खिलाफ गई है, और शायद वो लड़ाई अब भी जारी है। अब भी कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता। अब भी आप बताइए, 23 तारीख को नतीजे आए हैं, हम जब तक रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक जगह जहां पर इन तीनों ने साथ में आकर कोई प्लान बनाया, ये इंडिया गठबंधन के साथ भी हो रहा है कि चुनाव में साथ में नजर आते हैं, फिर सीपीआईएम अलग है, ममता बनर्जी अलग है, राहुल गांधी अलग है। यहाँ पे भी वही है, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, शिवसेना से उनकी बात नहीं हो पा रही है, उद्धव ठाकरे कहीं पर नजर नहीं आ रहे, शरद पवार कुछ जगहों पर अकेले अकेले घूम रहे, तो ये अकेले अकेले वाली पार्टी ही नजर आ रही है। मुझे ये बताइए कि ये जो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि ये इन्होंने धांधली की, वोटर्स का नाम मिटा दिया और इस तरीके से ईवीएम में धांधली की और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके धांधली की, ये सब आरोप लगे चुनाव के एकदम बाद। नांदेड़ के नतीजे के बारे में भी जिक्र किया गया। क्या जो बाकी घटक दल हैं वो भी ये आवाज उठा रहे हैं, या वहां पर भी अलग अलग मत है? क्योंकि जिस फोर्स से ये बात कही जानी चाहिए, जितना गंभीर आरोप था और जिस फोर्स से ये बात सामने आनी चाहिए, मैं उस फोर्स से आते हुए देख नहीं रहा हूं। मैं वही कह रहा था कि इन्होंने ईवीएम का मुद्दा उठाया, तीनों ने भी उठाया, उद्धव ठाकरे ने भी सवाल उठाया, शरद पवार ने भी सवाल उठाया और कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। आगे क्या किया इन्होंने क्या किया मैं आपको, इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया, 1-2 बयान दे दिए और सवाल उठाने की बात कही, एक आधा लेटर लिख लिया। किया क्या, साथ में आप आए, इतने दिन बाद मार्केटवाड़ी पर वो जो गांव के लोग हैं सोलापुर के, उन्होंने खुद पैसा इकट्ठा किया और बैलेट पेपर से चुनाव करने के बाद उन्होंने खुद 2.5 लाख रुपए इकट्ठा किए, और वहां पर बहुत सारे तनाव हुए, पुलिस आई, 144 धारा लगाई गई, उसे नहीं करने दिया गया, लेकिन ये काम लोगों ने किया, विपक्ष ने नहीं किया। तो आप अगर कह रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ, उसके बाद आपने किया क्या, यहीं पर तो आपका फेलियर समझ में आता है ना। आपके कार्यकर्ता हैं, आपके पास लोग हैं, अच्छा कम से कम आप प्रदर्शन कर सकते थे। एक विरोध प्रदर्शन आप मुझे पूरा महाराष्ट्र में बताइए जो विपक्ष के नेताओं ने मिलकर किया इस मुद्दे पर, जबकि ये इनके लिए शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। अब होगा ये कि अब ये स्ट्रैटेजी बनाने को बैठेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा न्यू ईयर्स, क्रिसमस, तो ये छुट्टी पर चले जाएंगे, फिर जब विदेश से लौटेंगे तब करेंगे। ऐसे में होगा ये जो मोमेंटम का समय था ये बिल्ड करने का, वो तो आपके हाथ से चला गया। नई सरकार बैठ गई, वो तब तक और चीजें, सरकार को भी पता है कि कैसे मुद्दे से ध्यान भटकाना है। वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हो, शिंदे हो या अजित पवार हो, तो आपके तरफ कम से कम ध्यान कैसे जाए, वो तो वो भी चाहेंगे कि अच्छा सोहित, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट आप ये देखिए, जैसे दिल्ली के संदर्भ में यहाँ पर वोटर लिस्ट में डिलीशन हो रहा है, ये मुद्दा अभी चुनाव के 2 महीने पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने उठा दिया सबूत समेत, और उस पर इतना हल्ला काट दिया है कि अभी उस पर अटेंशन है और फोकस भी है, चर्चा में आ गई बात। कांग्रेस ने ये नतीजों के बाद बोला, ये बात नतीजों से पहले क्यों नहीं बोली? जी बिल्कुल, क्योंकि एक सवाल ये भी हो सकता है ना, अब हार गए तो आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, पहले बता देते। ये हरियाणा में भी आपने आरोप लगाया, ठीक, आपने हरियाणा में आरोप, अच्छा आप देखिए कि हुआ क्या है, और इस पर हमने भी बात की है कि विपक्ष की कितनी बड़ी गलती है। लोकसभा चुनाव से पहले आपने इस मुद्दे को उठाया, आपने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखे थे ईवीएम के बाद। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सीट जीती, उसके बाद कांग्रेस कब गई चुनाव आयोग के पास? हरियाणा में आपने आरोप लगाया, हरियाणा के ठीक बाद महाराष्ट्र में होने वाला था चुनाव, तब भी क्या आप गए?
क्या आपने महाराष्ट्र चुनाव के समय किसी भी नेता ने उस समय कहा क्या कि हमें बैलेट पेपर पर इलेक्शन होने चाहिए? तब तक तो आप कह रहे थे हम सरकार में लौटेंगे, हम 170 लाएंगे, 160 लाएंगे। वो जब नहीं हुआ संकेत और जब ऐसे नतीजा है, हम अभी कह रहे हैं कि जो नतीजा है वो तो किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आप हारने के बाद अगर बोलोगे तब इससे कौन गंभीरता से लेगा? करेक्ट। ये तो एक सवाल है ना। वो मार्केटवाड़ी के लोगों ने खुद किया। अब क्या हो रहा है? आप देखो, मार्केटवाड़ी के लोगों ने जब किया तो शरद पवार अब वहां पर गए हैं। अब कहा जा रहा है कि नाना पटोले और हो सकता है राहुल गांधी वहां पर जाकर रैली निकालेंगे। अब इससे भी ये क्या हासिल कर लेंगे? वहां के लोगों ने तो कर दिया, अब फिर वही गांव में आप जाओगे, वही लोगों से बात करोगे, वो तो कह ही रहे ना। अगर सोचिए मैं विपक्ष में होता, अगर वाकई हम राजनीति करते, तो आप ये करते कि जो वहां पर बात हुई और उसकी चर्चा नेशनल पेपर में हुई, वो 10 जगह पर आप और अगर करते, वहां पर कुछ करने की कोशिश करते, तब शायद एक मोमेंटम बनता है जो शायद बीजेपी कर पाती है बहुत स्मार्ट तरीके से। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी खुश हैं कि प्रियंका गांधी आ गई हैं, वो कभी उनकी तस्वीर खींचते हैं, कभी उनके साथ वायनाड जा रहे हैं। इस चक्कर में उन्होंने महाराष्ट्र जैसा एक बड़ा राज्य जो है खो दिया, और ये कांग्रेस की लापरवाही से हुई। क्योंकि जमीन पर आप देखिए, एक सीट जीतने वाला शख्स, वो उनकी भी मौत हो गई थी 2022 में, लोकसभा में इनका प्रैक्टिकली कोई नहीं था महाराष्ट्र से, उनको लोगों ने 13 सीट दिया। अभी भी आप देखिए कि विधानसभा के साथ जो नांदेड़ बाय इलेक्शन हुआ, फिर कांग्रेस को वहां पर जिताया गया, जबकि नांदेड़ से खुद अशोक चौहान आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे, बीजेपी में गए, हार का सामना करना पड़ा। अभी उनकी बेटी बीजेपी से जरूर विधायक बनी है, लेकिन उनके घर पर भी सेंध मारा आपने। अगर आपने वाकई अपने लोगों को साथ में रखा होता, मैं आपको एक किस्सा बता दे। आप देखिए, मैं कांग्रेस में एक नेता का इंटरव्यू करता हूं महाराष्ट्र में चुनाव के समय, दूसरे 2 ऐसे नेता हैं जिनके लोग मेरे बोलते हैं अरे इसका क्यों इंटरव्यू किया तुमने, ये तो ऐसा। ये कांग्रेस के ही लोग हैं संकेत, ये आपस में कर रहे हैं। अब ये हम ऑपोजिशन बैशिंग इसे नहीं कहेंगे, लेकिन ये सच्चाई तो है ना। और इससे आप क्यों इसका सही नहीं मानते, या ये क्यों कोई बदलाव नहीं कर रहा है? अगर आप कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, आपकी पार्टी मजबूत हो, तो आपको आपके पार्टी के अंदर क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। Correct. हर चीज के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग को अगर आप सवाल या कटघरे में लाएंगे, मेरा तो ये भी मानना है कि वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। यहां पर इनकी कमी नजर आती है। उद्धव ठाकरे ने भी, अब चलिए कांग्रेस की पहले बात खत्म करते हैं, धारावी में उसके बाद क्या गए, राहुल गांधी के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा था, हम लगातार उठा रहे हैं। क्या चुनाव के नतीजे आने से लेकर अब तक फिर कुछ धारावी में क्या हो रहा है? वर्षा गायकवाड़ एक बार वहां पर जाकर, अब उनकी बहन वहां से विधायक हैं, क्या कोई अपडेट है? वहां पर सर्वे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? क्या कांग्रेस अब उस मुद्दे को भूल गई है? ऐसे तमाम मुद्दे अभी भी बरकरार हैं और इसे लेकर कोई चर्चा नहीं ना। अब तक इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, हम तो पूछ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के पास अब तक कोई जवाब नहीं, क्योंकि कोई डुअल कम्युनिकेशन ही नहीं है। कोई डुअल कम्युनिकेशन नहीं है कि उनको बताया जाए कि भाई क्या हुआ या कैसे गलत हुआ। हर कोई चुप्पी साधे बैठा है। और इसके बीच में एक बार ये बात चल रही थी कि जितने 40 आए हैं वो इस्तीफा दे देंगे, और मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? करोड़ों रुपए आप खर्च करते हो और चुनाव आयोग भले कहेगा कि वो 90-95 लाख रुपीस का खर्च हो, करोड़ों रुपए आप हर एक सीट पर खर्च करते हो। जो जीत के आप मुझे बताओ, एक भी विधायक देगा क्या इस्तीफा कि ये गलत हुआ? विद्रोह हो जाएगा। कौन करता? कोई नहीं करता। यहाँ ये जो सभी छोटी छोटी चीजें हैं, इसे लेकर अभी भी जो विपक्ष के लोग हैं वो सुधरते नजर नहीं आ रहे, और इनके बीच में अब भी कोई स्ट्रैटेजी बनती नजर नहीं आ रही। और ये जो आपसी झगड़ा था, उसी का असर आपने महाराष्ट्र में देखा। और उसके बाद भी अब भी मैं आपको बताता हूं, अब उस दिन क्या हुआ, उद्धव ठाकरे के पीए हैं, वो एमएलसी हैं नार्वेकर साहब, उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की तस्वीर अपने ट्विटर पर लगा दी, और उसमें बाला साहब ठाकरे का एक ये था लाइन कि मुझे अभिमान है जिसने भी बाबरी को तोड़ा, वो लिखकर डाल दिया। अब वो उद्धव ठाकरे के पीए हैं जो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहते हैं हमारा हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से अलग है, और उनके पीए जो उनके सबसे करीबी हैं, जिनको उन्होंने विधान परिषद में भेजा, वो ऐसा ट्वीट करते हैं। अब इससे समाजवादी पार्टी के जो 2 विधायक हैं उनको मौका मिल गया महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा ये ऐसा कर रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, हम महाविकास आघाड़ी से कम अलग हो जाएंगे। अब इससे इनको पीछे हटना पड़ा। अब उद्धव ठाकरे की भी जो क्राइसिस हो गई है, अब बीएमसी से पहले जो महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने अपने सभी पार्षदों को बुलाकर कहा कि आप जाइए और लोगों को बताइए कि हम हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं भूले और उसे हम कैसे चेंज करें। लेकिन क्या आप वो हार्ड स्टैंड वाले हिंदुत्व का मुद्दा लेने वाले हैं? क्योंकि वो तो बीजेपी कहती है कि आप उसे भूल गए हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है और इसके बीच में ये जो सेल्फ गोल है, वो सभी चीजें इनके खिलाफ गई हैं। और
इससे अपने आप जो है सत्ता पक्ष को फायदा हुआ है, इसको तो कोई इसको गलत नहीं कह सकता। बिल्कुल। सोहित, एक बार इस गांव के बारे में बात करते हैं जिसका आपने जिक्र किया कि यहाँ के लोग किस तरीके से चाहते थे कि बैलेट पेपर से वो अपने आप वोट करें। विपक्ष को इन गांव वालों के इस कृत्य पर एक मौका दिखा जिसमें अब वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि यही महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी दिक्कत रही कि मुद्दे आपके पास अपने आप चल कर आए और कम से कम आप उसको भुनाने में कामयाब नहीं रहे या उसको एग्जीक्यूट करने में आप सफल नहीं रहे। यहाँ पर भी आप कर कोई और रहा है और आप उसमें बस थोड़ा सा बयान देते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि शरद पवार हैं, अब कह रहे हैं, आज ही अखबार में आया है कि गांव के लोगों को एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, और भी नेता वहां जाएंगे, वो नेशनल हेडलाइंस बन गई। मार्कड़वाड़ी सॉरी, तो मार्कड़वाड़ी के जो लोग हैं उनका, आपको लगता है कि वो अपनी बात को कैंपेन की तरह प्रस्तुत करने में नाकामयाब रही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जो अभी 5 महीने पहले तक वो सफल हुए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले मुद्दे पर आप सक्सेसफुल रहे, लेकिन 5 ही महीने में आप के कलई खुल गई। जी बिल्कुल। देखिए हुआ क्या, पहले मार्कड़वाड़ी पर हम लोगों को बताएं जिन्हें नहीं पता, एक मालछिरस नाम का जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें एक छोटा सा गांव है, सोलापुर में आता है मार्कड़वाड़ी। वहां पर एनसीपी शरद पवार का जो विधायक है वो जीत कर आए हैं, उत्तम राव जानकर। उनके सामने बीजेपी के राम सातपुते थे, वो कुछ 13,126 वोटों से जीत कर आए हैं। इस गाँव में मार्कड़वाड़ी में 1900 वोट्स हैं, 3 बूथ में डिवाइडेड था, उसमें से 1003 वोट्स वो बीजेपी के प्रत्याशी को मिले हैं, 1000 से ज्यादा, और 800 के करीब वोट्स जो एनसीपी शरद पवार से चुनकर आए हैं उन्हें मिले। अब गांव वालों ने जब इसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। उसके 2-3 वजह थे। एक तो गांव में शरद पवार के समर्थक ज्यादा थे, प्लस साथ ही साथ जो कास्ट इक्वेशन था वो एनसीपी शरद चंद्र पवार के फेवर में था। इसके चलते उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। उसके बाद वो खुद गए जिला परिषद के पास, वहां पर अपने पंचायत से उन्होंने कहा कि हमको चाहते हैं कि यहाँ पर री इलेक्शन हो। अब री इलेक्शन तो होगा नहीं एक छोटे से एक गांव में, तो उन्होंने कहा ठीक है हम एक मॉक पोल करेंगे, आप हमें लोग दे दीजिए सरकारी जो इसका आयोजन कर सके, हम एक मॉक पोल के जरिए देखना चाहते हैं ये संभव है या नहीं। तो मॉक पोल के लिए भी उनको अनुमति नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम खुद पैसा इकट्ठा करते हैं, गांव में बैनर लगाया गया, कहा 3 तारीख को हम करेंगे। 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठा किया, बाकायदा वो पिंक कलर की पर्ची बनाई गई, लोगों को बिठाया गया, उसमें नोटा बीजेपी सब जितने लोग थे A to Z वैसा का वैसा रखा गया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव करेंगे। अब इससे पहले ही वहां पर धारा 144 लगा दी गई 5 तारीख तक, और पुलिस ने यह भी कहा कि अगर आप ये करते हैं तो हम जो मत पेटी है उसे लेकर भाग जाएंगे, उसे हम उठा लेंगे। अब ये पुलिस क्यों कह रही थी, इस पर तो सवाल उठता है। फिर नहीं हो पाया वहां पर बाई इलेक्शन। लेकिन आप देखिए कि अगर एक गांव ये कर सकता है जो नेशनल हेडलाइन बना, तो ये महाविकास आघाड़ी क्यों नहीं कर पाई, और एक गांव का सहारा अब उन्हें क्यों लेना पड़ रहा है, और आप फिर बार बार वही गांव में क्यों जा रहे हैं। आप एक स्टैंड, आपको एक दिन बैठकर पहले खुद डिसाइड कीजिए कि आपका स्टैंड क्या है। कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता कहते हैं ईवीएम में घोटाला है, कार्ति चिदंबरम कहते हैं कि नहीं ईवीएम में तो कोई घोटाला होता ही नहीं है, उन्होंने बाइट दिया था, काफी चल गया था वो बात। योगेंद्र यादव एक समय कहते थे कि ईवीएम पर बात करना बेवकूफी है। बीच में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि इतना बड़ा जो मार्जिन है इससे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। उन्होंने ईवीएम का जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारा उसी तरफ। तो पहले आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है सही है क्या गलत है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। फिर आप देखिए कि एक भी कैंपेन उसके बावजूद 23 तारीख को अगर ये नतीजे आए हैं आपको मंजूर नहीं था, 24 तारीख से आपके कार्यकर्ता सड़क पर होने चाहिए थे। अगर वाकई आप इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, आपको सवाल उठाना है। अब इन्होंने क्या किया पता है प्रोटेस्ट करने के लिए, अब वोट टेकिंग सेरेमनी हुआ 3 दिन का, जितने विधायक चुनकर आते हैं उन्हें ओथ लेना पड़ता है। इन्होंने पहले दिन वोट टेकिंग सेरेमनी का बहिष्कार किया, पहले दिन कि हम 24 घंटे तक ओथ नहीं लेंगे। अब तो 2 दिन और बचा ही था ओथ लेने के, किसको फर्क पड़ा, अगले दिन आपने ओथ ले लिया, बात खत्म हो गई। तो मैं कह रहा हूं आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं जिसका इम्पैक्ट दिखे। सत्ता पक्ष में जो थे उन्होंने लाड़की बहन स्कीम लाया, उसको हर जगह पर हैमर किया। मैं आपको बताऊं तभी लाड़की बहन हर जगह पर इन्होंने इवेंट्स किए। अजित पवार तो गुलाबी कलर का जैकेट पहनकर घूमते थे हर जगह, हर किसी ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा कि वो खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने उस कैंपेन पर फोकस किया जो टॉकिंग पॉइंट बन गया।
मैंने आपने इलेक्शन के समय कितनी बार संकेत इस पर बात की, लेकिन आपने इलेक्शन के बाद अगर आप वाकई मानते हैं कि ये गड़बड़ी है, और अगर है तो ये लोकतंत्र की बड़ी गड़बड़ी है, जिसके ऊपर हमने माधव देशपांडे एक ईवीएम के एक्सपर्ट हैं जो बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तब भी हमने वीडियोस किए हैं, हमारे वीडियोस डिमोनेटाइज हुए, हम लगातार बात करते आए हैं संकेत, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। इन्होंने कुछ नहीं किया, आप अब भी कुछ नहीं कर रहे, आप एक कैंपेन नहीं बना पा रहे हैं। अभी अगर शरद पवार उसी गांव में जा रहे हैं, अभी नाना पटोले जाने वाले हैं, तो आप तो कंसोलिडेट होकर कुछ कर ही नहीं रहे। सही बात। तो फिर लोग क्यों इसे गंभीरता से लें? क्या आप खुद इसे लेकर गंभीर हैं? और अगर गंभीर हैं तो वो गंभीरता दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो ये एक डिफरेंस जो है दोनों साइड में रही। एक तो ये आपस में लड़ते रहे सीटों को लेकर, ये सीट तुम्हारा, ये सीट मेरा। आप देखिए, इन्होंने 4 नवंबर से कैंपेनिंग की शुरुआत की, दिवाली के बाद से, तो आपके पास बचा ही 15-16 दिन। उसमें भी अदानी के मुद्दे पर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे लगातार बात कर रहे थे, शरद पवार के अदानी से अच्छे रिलेशन हैं। तो यहां पर भी आपके बीच में जो गड़बड़ी है वो नजर आई। संजय राउत एक तरफ बोल ही रहे थे, नाना पटोले दूसरी तरफ बोल ही रहे थे। तो कई जगहों पर, सोलापुर की आप बात कीजिए, यहाँ पर प्रणीति शिंदे अभी वो एमपी बन गई हैं, उन्होंने वहां पर उद्धव ठाकरे के जो कैंडिडेट थे उसका समर्थन नहीं किया विधानसभा में, और वहां पर उन्होंने किसी इंडिपेंडेंट का समर्थन किया। हालांकि वो इंडिपेंडेंट भी हार गया, उद्धव ठाकरे के जो कैंडिडेट थे वो भी हार गए। लेकिन आप देखिए कि कितने लेवल पर इस तरह से ये आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और इनके कार्यकर्ता एक साथ नहीं आ पाए। इसकी वजह से आपकी जो आवाज भी पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। और ये भी मैंने पहले भी कहा है कि जो लोग वोट भी दे रहे हैं ना महाविकास आघाड़ी को, वो इनके मुद्दे पर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उस मुद्दे को नहीं उठा रहे। बेरोजगारी पर दे रहे हैं, वो महंगाई पर दे रहे हैं, ये मुद्दे को आप नहीं उठा रहे हैं। लोगों को बीजेपी और महायुति से बहुत गुस्सा है, और उनके पास ऑप्शन में आप हैं, इसलिए आपको वोट दे रहे हैं। आपने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया, या आपका जो गुस्सा है या आपके जो मुद्दे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए। आपका जो आपने लोगों के सामने अपने बात भी रखी वो कहीं पर नहीं पहुंच पाई। कि इन्होंने भी कहा था कि अगर वो 2100 करने वाले हैं 1500 का, तो हम 3000 करेंगे। वो बात भी आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। तो ऐसा कोई भी आपका मुद्दा नहीं था जो घर घर तक पहुंच पाया, जिसकी वजह से भी लोग आपके साथ जुड़े। लोग सरकार से नाराज होकर आपको वोट दे रहे थे, आपसे खुश होकर आपको वोट नहीं दे रहे थे। ये बात तो इनको भी माननी पड़ेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सोहित, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कांग्रेस को लेकर के एक जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव के बाद में एक ये हो गया था कि अब कांग्रेस बड़ा दल, और कांग्रेस महाराष्ट्र में ये भी बोलते हुए सुनाई दे रही थी कि देखिए, हमने तो एक्चुअली कुर्बानी की है, हम कायदे में और सीटों पर लड़ सकते थे, हमारा हक बनता था, और हम नहीं लड़ रहे हैं, हम अकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये बिग ब्रदर की बात कहां से आ गई? आपको लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव कांग्रेस के सेंट्रल फोकल पॉइंट होने को लेकर के एक बड़ा निर्णय इंडिया गठबंधन में तय कर सकती है, जो जिसके बारे में ऑलरेडी बातचीत शुरू हो गई है? आप देखिए, ममता बनर्जी, शरद पवार का समर्थन ममता बनर्जी को कि इंडिया गठबंधन के लिए ये बुरी चॉइस नहीं है। तो अब ऑलरेडी वो बातें शुरू हो गई, पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र, कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस फोकल पॉइंट नहीं बन सकती। आज नीरजा चौधरी जी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी वजह से जो लोकसभा में हुआ था उसे लोग भूल गए। तो दोनों चीजों को भूल गए कि जो बीजेपी कम सीट जीत पाई थी 240, उसे भी लोग भूल गए हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद, और कांग्रेस जो 99 सीट जीत पाई थी उसे भी भूल गए। तो हरियाणा में आपको हार मिली, फिर महाराष्ट्र में आपको हार मिली, इसकी वजह से भी अब कांग्रेस को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इनके आपसी पार्टी के अंदर ही इतने झगड़े, मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 4-5 गुट हैं। मुंबई का झगड़े 2024 लोकसभा में भी तो होंगे जी, लेकिन तभी माहौल ही ऐसा बन गया था जिसका इन्हें फायदा हुआ। और लोकसभा में फिर भी 48 सीटें हैं। जब ये 48 के 288 हो गए तो उतने प्रत्याशी आ गए, और लोकसभा में तो ये था कि सेंट्रल पर फोकस था। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि हर एक जो एमएलए हैं उनके अपने अपने लोकल इश्यूज प्लस लोकल फायदे नुकसान को भी देखा जाता है, तो उसके आधार पर चीजें हुई। अब यहाँ पर हार तो हुई, इसके वजह से अब देखिए शरद पवार ने कह दिया कल कि ममता बनर्जी एक अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, ममता बनर्जी ने कह दिया। अब इन दोनों के अगर आप एक चीज कॉमन देखें, चाहे शरद पवार हो या ममता बनर्जी हो, इन दोनों के अदानी से भी रिश्ते अच्छे हैं। अगर आप देखें तो ये भी, आप इसे अदानी मुद्दे से भी जोड़कर देखें कि अदानी को भी पता है कि कौन अपने करीब हो सकता है, कौन दूर हो सकता है। तो जो करीब इंडिया गठबंधन में है उनको और करीब लाया जा रहा है, और अब वो खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन इसमें अगर आप
शरद पवार और ममता बनर्जी को हटा भी दें, आप महाराष्ट्र के कांग्रेस के लोगों से आप पूछिए कि क्या राहुल गांधी वाकई महाराष्ट्र को लेकर गंभीर थे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कितनी सभाएं की, उसकी आप तुलना कीजिए राहुल गांधी ने उसी समय वायनाड में कितनी सभाएं की, प्रियंका गांधी ने वायनाड में कितनी सभाएं की, और महाराष्ट्र में एक राज्य बनाम एक सीट में भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रायोरिटी है वो वायनाड की तरफ ज्यादा थी। और इसकी वजह से महाराष्ट्र जैसा एक बड़ा राज्य आपने अपनी गलतियों की वजह से भी उसके कई परिणाम आए हैं। और उसमें आप देखिए, आप 13 सीटें जीत कर आने के बाद 16 विधायक सिर्फ आए हैं, 13 सांसद और एक इंडिपेंडेंट, 14 सांसद थे आपके और केवल 16 विधायक हैं। तो इतना बड़ा जो डाउनफॉल हुआ है, ईवीएम तो इसमें एक मुद्दा है और हम बात करते आए हैं, लेकिन इनकी जो आपसी लड़ाई है और आपस में अभी भी लड़ रहे हैं। और आप एक तरीके से तो आप खुद बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप खुद पार्टी के अंदर इतना लड़ रहे हैं, आपसी इतनी लड़ाई है, उसका तो परिणाम पड़ा है। और इसके वजह से आगे जाकर आप इंडिया गठबंधन पे जब देखेंगे तो इस पर तो असर पड़ेगा ही ना। टीएमसी आपके साथ में बैठती है क्या? आपके साथ में इलेक्शन लड़ रही है? नहीं, गठबंधन में नहीं लड़ती है। जब भी सीपीआईएम के नेता कह चुके कोई भी बड़ी बातचीत होती है तो ये हमें बुलाते ही नहीं है। तो इंडिया गठबंधन क्या केवल नरेंद्र मोदी और उनके एनडीए के खिलाफ केवल लोकसभा के लिए आपने बनाया हुआ एक गठबंधन था, या वाकई आप लोग कई मुद्दों पर साथ में? आप ये देखिए कि ये जो संसद सत्र चल रहा है सोहित, इसमें इस चीज को लेकर के भी खासा बवाल हुआ कि जब सीटिंग अरेंजमेंट्स तय हो रहे थे तो उसमें आपने समाजवादी पार्टी के फैजाबाद के जो सांसद हैं उनको पीछे कर दिया। आपने हमारे लिए अपने लोगों को आपने ज्यादा सीटें दे दी, और जो और घटक दल हैं इंडिया गठबंधन में उनको आपने प्रथम पंक्ति में उस तरीके का स्थान नहीं दिया जैसे कि देना चाहिए था। आप सरकार से अपने लिए ही नेगोशिएशन कराए। संसद में भी आप देखिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ प्रोटेस्ट करते हुए नहीं दिख रही। अदानी वाले मुद्दे पर आप देखिए कि जहां कांग्रेस टहल टहल के टी शर्ट और जैकेट पहन पहन के और मास्क पहन पहन कर मोदी और अदानी के रिश्तों के बारे में बात करती है, वहां ये जज्बा आपको टीएमसी सांसद और समाजवादी पार्टी सांसद या शरद पवार के सांसद उनसे नहीं दिखता है। तो आपको लगता है कि ये ब्रेक पॉइंट पर आने वाली चीजें हमें दिख रही हैं महाराष्ट्र के नतीजे के बाद, लेकिन फिर भी कांग्रेस वही कर रही है जो उसको करना है? जी बिल्कुल, और ये महाराष्ट्र में भी उन्होंने किया, और ये नुकसान देगा, नुकसान बिल्कुल देगा संकेत। क्योंकि आप देखिए कि मुद्दे आपको एक तो ये तय कर, जैसे महाराष्ट्र में भी जब 2019 में महाविकास आघाड़ी बनी थी, उसमें शिवसेना जो हिंदुत्व की बात करती है वो कांग्रेस एनसीपी के साथ रही थी जो सेक्युलर बात करते हैं। तो उन्होंने एक बढ़िया काम उस समय किया था जिसकी वजह से वो 2.5 साल रह पाए थे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने तय किया था, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था कि हम सरकार इस आधार पर बना रहे हैं और ये मुद्दे हैं जो हमारे लिए अहमियत रखते हैं। और ये बहुत स्मार्टली उन्होंने कहा, हमारी अपनी विचारधारा है लेकिन इन मुद्दों पर हम साथ में हैं। इंडिया गठबंधन को भी ऐसा कुछ करना चाहिए था। केवल बीजेपी का आपने विरोध किया, लेकिन आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टाइप बनाते अगर आप कि ये हमारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से हम साथ में हैं, तब बात समझ में आती है। अब आइडियोलॉजिकली आप बताइए कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन में ही शामिल शिवसेना के एक एमएलसी कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद में वो बहुत सही था, हमारे लोगों ने किया। कांग्रेस कुछ और कह रही है, अदानी के मुद्दे पर ये कुछ और कह रहे हैं, और कहीं पर भी ये एक साथ नहीं आने की वजह से बीजेपी जो मजबूत नहीं थी, 240 विधायक जो सांसद थे उनके, वो अपने आप और ज्यादा ताकतवर हो रही है कि आपके तालमेल नहीं है। तो आपके तालमेल के कमी का असर, उसका फायदा जो है एक तो बीजेपी को हुआ, प्लस इसके वजह से अब भी आप क्योंकि सीख नहीं रहे हैं। हरियाणा में अगर आप सीखते तो शायद महाराष्ट्र में उसका इम्पैक्ट नहीं होता। आपने ना हरियाणा में सीखा ना महाराष्ट्र में सीखा, शायद वो केजरीवाल समझ गए, इसलिए दिल्ली चुनाव के पहले से उन्होंने ये सारे मुद्दों को उठाना शुरू किया, चुनाव के बाद नहीं। तो ये चीज आपने नहीं की और तो अभी आप वहीं पर हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र की गलती से केजरीवाल में दिल्ली की सीख हो गई। हाँ, केजरीवाल सीख गए, लेकिन कांग्रेस अब भी नहीं सीखती हुई नजर आ रही। कांग्रेस अब भी वही कर रही है, अभी वही स्टैंड ले रहे हैं, और उनके जो राज्य के भी नेता हैं, जो मैंने चीज देखा, एक चीज जो राहुल गांधी कहते हैं वही पालन कर रहे हैं हर जगह। अब राहुल गांधी महाराष्ट्र में आकर एक और चीज आप देखिए, हर जगह पर वही भाषण जिसमें कि 3 ओबीसी हैं जो फैसला लेते हैं, बाकी है नहीं। जातिगत जनगणना का मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने कपास पर ज्यादा बात नहीं की। सोयाबीन पर ऐन मौके पर उन्होंने कहा कि हम 6,000 रुपए देंगे। महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे थे जिस पर शायद लोकल फैक्टर्स पर आपको फोकस करने की जरूरत थी। कैंपेन नहीं बना पाए। राहुल गांधी अपने नेशनल कैंपेन को ही महाराष्ट्र में फिर से दोहराने की कोशिश की, जिसका भी इम्पैक्ट उनको यहाँ पर देखने के मिला। और लोकसभा के समय आपको ये भी समझना होगा संकेत कि महाराष्ट्र में माहौल अलग था। आपने 2 राज्य के जो पार्टियां थी उनको तोड़ दी थी, तो लोगों में वो गुस्सा था
यहाँ से इंडस्ट्रीज बाहर जा रहे थे, वो एक मुद्दा था। तब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एक तरीके से उद्धव ठाकरे सारे 48 सीटों पर गए थे और उसका भी प्रभाव पड़ा था। और इस बार हुआ ये कि उद्धव को आपने दे दिए कम सीट, आपने ज्यादा सीट ले लिए और कोई एक माहौल नहीं बन पाया। लोगों ने आपका एक बार समर्थन कर दिया था लोकसभा में, अपना गुस्सा दिखाया, उसके बाद लोग फिर से गद्दार के नाम पर तो वोट देंगे नहीं। अब आपके साथ गद्दारी हुई, आपने कहा, लोगों ने आपको लोकसभा में वोट दिया, आप 31 सीट जीत कर आए। अब वही गद्दार वाला बात अगर फिर से आप विधानसभा में उठाएंगे, दूसरी तरफ उन्होंने 7,500 रुपए महिलाओं को दे दिए थे तब तो एक बार तो दे दिया ना गद्दारी पर वोट। आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि नहीं अब ये हो गया, लेकिन इंडस्ट्रीज गए हैं, बेरोजगारी हम जाएंगे तो इतने इंडस्ट्रीज को ले आएंगे। कोई इंडस्ट्रीज पर कहीं बात कर रहा है तो कहीं कुछ और बात हो रहा था, कहीं कुछ और। तो एक फेस वैल्यू या एक ऐसा मुद्दा लेकर आप लोगों के सामने जा नहीं पाए, कोहेसिव कैंपेन नहीं था, नहीं कर पाए। हाँ, समझ गया। चलिए, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें डिटेल में पता चली हैं विपक्ष के बारे में। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करने का क्योंकि अब आदी हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको भी बहुत परमानेंट माना जाए। पर क्या है कि अब विपक्ष वहां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, जरूरत से ज्यादा कमजोर। तो आप क्या ही तोड़ लेंगे और क्या ही जोड़ लेंगे और क्या ही कर लेंगे, ये भी एक बात आगे बनती है कि ये वो वाली बात नहीं है जैसे 2019 में तोड़ जोड़ के सरकारें पलट दी जा रही थी। वो नहीं हो सकता अभी विपक्ष द्वारा जी। अब इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि बीजेपी खुद 133 विधायक उनके आए हैं, प्लस 1 दर्जन से लोग ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी ने अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से खड़ा किया, जो उनके लोग हैं, जो उनके चिन्ह पर लड़कर आए। तो उनके पास अपने ही 144 से ज्यादा लोग विधानसभा में मौजूद हैं बीजेपी के। दूसरी तरफ आप मिलजुल कर 50 हैं और शिंदे अकेले 57 जीत कर आए हैं। तो आपके पास तो किसी एक पार्टी के पास भी विरोधी पक्ष नेता बनने के जितने भी सीट 10% जो हैं, 28 सीटें आपके पास होनी, 28.8 टू बी प्रिसाइज, 29 सीट्स होनी चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी बनकर विपक्ष में उभरी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों के साथ। तो देखने जाए तो आपके पास तो कायदे से विरोधी पक्ष नेता बनने का भी नहीं है। तो उसके आधार पर आप कितने मजबूत हो पाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कितने मुद्दों को आप उठा सकते हैं, क्योंकि जितने बड़े आपके एक्सपीरियंस वाले नेता थे, बाला साहेब थोराट 8 बार के विधायक थे संगमनेर से, वो हार गए। पृथ्वीराज चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव हार गए। फिर उसके तरह मैं आपको बताऊं और कई लोग हैं ऐसे, यशोमती ठाकुर की तरह तमाम लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर बहुत ताकतवर थे। इन लोगों के चुनाव हारने की वजह से विपक्ष में वो एक्सपीरियंस वाले लोग भी बहुत कम आ गए हैं जो इस बार हैं। ऐसे में आप कितने मजबूत हो पाते हैं। और ये महाराष्ट्र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इसे इकोनॉमिक जो स्टेट है, इकोनॉमिकली वेल्दी स्टेट है, वहां पर एक कमजोर विपक्ष का मतलब है कि बीजेपी और उनके सहयोगियों को इसका बहुत फायदा होगा। एक तरीके से इसे आप एक कैश काउ के तौर पर देखिए, जो पिटारा खुल गया है उनके लिए। ऐसे में जो 2022 से बीएमसी चुनाव नहीं हुए हैं, बीएमसी चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, संकेत 60,000 करोड़ का बजट होता है उनका सालाना, जो कई राज्यों के बजट से ज्यादा है। ऐसे में जो शिवसेना की पूरी पॉलिटिक्स थी वो बीएमसी के ही आधार पर चली है। मुंबई बेस्ड पार्टी थी जो महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी बनी। अब क्योंकि आप कमजोर हो गए हैं, अब शिंदे को भी एक मौका मिल गया है, आपके पास जो पार्षद है उन्हें अपने पास लेने। आप देखिए, शिंदे गए थे वो 40 थे, अब जीतकर 57 है। उनका केवल 1 या 2 विधायक है जो उनके साथ गया था, हारा था, बाकी सब जीत के आए हैं, जो शिंदे के लिए भी एक बड़ी जीत है। ऐसे में ये पार्षदों को अपने पास लाने की जो उनकी कोशिश होगी वो बढ़ेगी। ऐसे में बीएमसी अगर उद्धव ठाकरे हारते हैं तब तो ठाकरे के ऊपर ये सबसे बड़ा प्रभाव होगा मेरे हिसाब से। महाराष्ट्र में भी अगर वो नहीं जीते तब भी वो इतने उनको मायूस नहीं होंगे जितने वो बीएमसी हारने पर मायूस होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो समय है, विपक्ष की कमजोरी का असर यहां पर भी पड़ सकता है और इससे जो पूरी स्टेट पॉलिटिक्स है वो पूरे हमेशा के लिए बदल सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल सोहित, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब बात करने के लिए। अब जैसे कि हर कार्यक्रम के अंत में कहते हैं, आगे क्या होगा हम देखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मुंबई आए थे धारावी, तो मुझे लगा मुझे भी दिल्ली आना चाहिए आपसे बात करने के लिए, और ऐसा मिलकर सामने बात करने का और भी मजा आया टीवी स्क्रीन पर ना देखते। करेक्ट, थैंक यू सो मच।